हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीके। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो आर एस शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास है उसके 6 चैप्टर नंबर 6 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो से हम आगे जो अध्याय नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 जो है उसका अध्ययन करेंगे। जो चैप्टर नंबर 7 है उसका जो नाम है वो है मानव विकास। क्या है? मानव विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास, ह्यूमन का डेवलपमेंट कब? पूरा पाषाण युग में। कब? पूरा पाषाण युग में। आगे हम युग के बारे में पढ़ेंगे जब पूरा पाषाण युग है ना, जो ताम्र पाषाण युग, ताम्र युग, लोह युग, ऐसे युग आएंगे धीरे धीरे, है ना। तो उन युगों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मानव का विकास इन युगों में हुआ। तो इसमें जो हम मानव विकास बढ़ेंगे वो पूरा पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो इस अध्याय का जो पहला बिंदु है वो है मानव के अफ्रीकी पूर्वज। क्या? मानव के अफ्रीकी पूर्वज। क्या है दोस्तों? मानव के अफ्रीकी पूर्वज, यानी जो आज ह्यूमन अपने यहाँ मौजूद हैं उन ह्यूमन के, यानी हम और जो आप हो, उनके जो अफ्रीकी पूर्वज कौन से हैं? अफ्रीकी पूर्वज मतलब जो अफ्रीका के जो लोग हैं जो पुराने समय में, तो उन पूर्वजों के बारे में हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। राइट फ्रेंड्स, पृथ्वी 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। पृथ्वी कितनी पुरानी है? यानी पृथ्वी की आयु क्या बताई जाती है? 4600 मिलियन, है ना दोस्तों, मिलियन ईयर अगो। यानी पृथ्वी जो है वो 4600 मिलियन वर्ष जो है वो पुरानी है। इस धरती के भूपटल के विकास का 4 चरण है। मतलब आज जो जैसी धरती अपनी मौजूद है, आज जैसी जो वायुमंडल है, आज जैसा जो रहने योग्य जो वातावरण है, उस वातावरण को बनने में कितने चरण लगे हैं दोस्तों? 4 चरण लगे हैं। कितने दोस्त चरण लगे हैं? ये जो आज की जो पृथ्वी है वो जैसी बनी है, आज जैसी है, वो 4 चरणों में कंप्लीट हुई है। कितने चरणों में कंप्लीट हुई है? 4 चरणों में। इन 4 चरणों में से जो चौथा चरण है, उस चौथा चरण का जो नाम है वो है चतुर्भाग, यानी जो अंतिम चरण है। कौन सा चरण? इन 4 चरणों में जो अंतिम चरण है उसका नाम है चतुर्भाग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी क्या कहते हैं दोस्तों? क्वार्टरनरी। ओके, यह 2 युगों में विभाजित है। अब जो ये चतुर्भाग की हम बात कर रहे हैं, ये जो चतुर्भाग है यानी जो चौथा चरण है, वो चौथा चरण भी फिर से कितने भागों में डिवाइड है? 2 भागों में डिवाइड है। राइट दोस्तों, जो पहला जो भाग है वो है नवयुग। क्या है दोस्तों? नवयुग। नवयुग जिसको हिमयुग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमयुग। हिमयुग मतलब ऐसा युग जिस युग में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मौजूद थी, उसे कहते हैं नवयुग। और दूसरा जो भाग है वो है अभिनव युग। क्या है दोस्तों? अभिनव युग। क्या है दोस्तों? अभिनव युग। राइट, इस अभिनव युग को कहते हैं एक और नाम उत्तर हिमयुग, यानी हिमयुग के बाद वाला काल, है ना। जैसे हमने पढ़ा ना, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल। गुप्त काल मतलब स्टार्टिंग वाला गुप्त काल, और उत्तर गुप्त मतलब अंतिम चरण वाला गुप्त काल। जैसे मौर्य काल यानी मौर्य युग, और उत्तर मौर्य काल यानी मौर्य युग मतलब जो शुरू में जो मौर्य राजा हुए थे वो, और उत्तर मौर्य मतलब जो अंतिम के जो मौर्य राजा थे वो। जैसे इसी प्रकार इसमें भी यही है, हिमयुग मतलब जो स्टार्टिंग वाला जो हिमयुग था, और उत्तर हिमयुग मतलब जो हिमयुग के बाद वाला जो युग है वो है उत्तर हिमयुग। तो जो चतुर्भाग वाला चरण है, यानी जो 4 चरण है, उन 4 चरणों में से जो अंतिम चरण है क्वार्टरनरी चरण, इस चौथे चरण को भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है नवयुग और एक है अभिनव युग। ओके दोस्तों, ठीक है। इसका पहला भाग ईसा पूर्व 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक है। अब इसका पहले वाला भाग का तात्पर्य है, ये जो हिमयुग है वो कितना पुराना है? आज से 20 लाख से लेकर 12,000
ईसा पूर्व जो है इसका काल माना जाता है। मतलब जो हिम युग है उसका काल क्या माना जाता है? 20 लाख ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक जो समय अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो माना जाता है किस नाम से? नवयुग नाम से। किस नाम से? नवयुग या फिर हिमयुग नाम से। ओके दोस्तों, और जो दूसरा वाला जो भाग है, मतलब ये अभिनव युग वाला जो भाग है जिसे उत्तर हिमयुग भी कहते हैं, वो जो भाग है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? वो माना जाता है ईसा पूर्व 12,000 से लेकर, यानी जब ये हिमयुग खत्म हुआ, 12,000 ईसा पूर्व में जब हिमयुग खत्म हुआ, उसके बाद शुरुआत होती है उत्तर हिमयुग की, जो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर आज तक माना जाता है। कब तक? आज तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? आज तक माना जाता है। यानी आज तक 12,000 ईसा पूर्व से लेकर जो काल है वो क्या माना जाता है? उत्तर हिमयुग का काल माना जाता है। ओके दोस्तों, जो अभिनव हिमयुग है वो कौन सा है? उत्तर हिमयुग जो है वो उसकी इस अवधि कहाँ मानी जाती है? 12,000 ईसा पूर्व से लेकर जो आज तक है वो किस का जो समय काल माना जाता है? उत्तर हिमयुग का समय काल माना जाता है। राइट। यद्यपि पृथ्वी पर जीवन 3,500 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ, मतलब पृथ्वी कितनी पुरानी है? अभी बताया ना मैंने, पृथ्वी कितनी पुरानी है? 4,600 मिलियन वर्ष जो है वो पृथ्वी पुरानी है। राइट। और इस पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 3,500 मिलियन 3,500 मिलियन वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति। अब वो जीवन पहले कैसा था? समुद्रों में था, है ना। समुद्रों की गहराइयों में जो है वो जो छोटे छोटे जो जीव है वो रहते थे, फिर धीरे धीरे वो, है ना, ऐसे विकसित हुए और वो आज जैसे हम जीव हैं वैसे उत्पत्ति हुई। तो जीवन की उत्पत्ति कब हुई? आज से 3,500 मिलियन वर्ष पूर्व जो है वो जीवन की उत्पत्ति हुई। यह कई लाखों सदियों तक पौधों और जानवरों तक सीमित था। मतलब ये जो जीवन है, ये जो 3,500 मिलियन वर्ष पूर्व जो जीवन शुरू हुआ था, वो शुरू में किसके रूप में सिमटा हुआ था? केवल और केवल पौधों और छोटे छोटे जानवरों, यानी पौधे भी कौन से? जो जलीय पौधे होते हैं उनके रूप में, और जो जलीय जानवर होते हैं उनके रूप में जो ये जीवन है उस समय में मौजूद था। शुरू में जो स्टार्टिंग में ये जीवन जो है वो इस रूप में मौजूद था। पृथ्वी पर मनुष्य पूर्व हिम युग और प्रारंभिक हिम युग में दिखाई दिए। यानी कि जो पृथ्वी पर मनुष्य हैं वो कब दिखाई दिए? पूर्व हिम युग में, मतलब ये, और प्रारंभिक हिम युग में दिखाई दिए। पूर्व हिम युग और प्रारंभिक हिम युग में जो है मनुष्य जो है उनकी जो संरचना है वैसी मनुष्य जो प्राचीन काल में जो मनुष्य है, जैसे हम आदि मानव कहते हैं, वैसे मनुष्य जो है वो पूर्व हिम युग और प्रारंभिक हिम युग में दिखाई दिए। होमोनिड्स नामक मनुष्य के कई प्रकार लगभग 60 लाख वर्ष पहले दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। राइट। अब ये क्या कह रहा है? जो बहुत सारे मनुष्य के, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि बंदर की भी बहुत सारी प्रजातियां होती है। राइट। तो वैसे ही मनुष्य की भी अलग अलग प्रजातियां थी। उसमें जो एक प्रजाति थी होमिनिड्स नाम की जो प्रजाति थी, है ना, ये जो होमिनिड्स नाम की प्रजाति थी वो लगभग, है ना, 60 लाख वर्ष पूर्व, कितने? 60 लाख वर्ष पहले, 60 लाख वर्ष पहले जो है वो कहाँ पाई जाती थी? होमिनिड्स नाम की प्रजाति कहाँ पाई जाती थी? दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में। जो अफ्रीका का पार्ट है, ये अफ्रीका का जो पार्ट है वो दक्षिणी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका, यानी यहाँ, यानी इन क्षेत्रों में जो ये होमिनिड्स नाम की जो ह्यूमन प्रजाति यानी मानव की प्रजाति है वो 60 लाख वर्ष पहले पाई जाती थी। अब 60 लाख वर्ष पहले को कंपेयर करो, देखो ये मैं 60 लाख वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ और ये किसकी बात हो रही है? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12, यानी इससे भी पहले की बात है। इससे भी पहले जो है वो हिम युग से पहले जो है वो क्या था? मनुष्य जो है मौजूद थे। क्योंकि ये तो किसकी? चतुर्थ चरण की बात हो रही है। इससे पहले भी तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण आया होगा। तो इन चरणों में भी मनुष्य जो था वो मौजूद था। राइट। प्राचीनतम मानव के रूप में जिस जीव का विकास हुआ था वह तकरीबन 30 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुआ था। यानी प्राचीनतम मानव जो है उसके रूप में जो मनुष्य का विकास हुआ था वो कितना मिलियन वर्ष पहले? 30 मिलियन वर्ष पहले। कितने? 30 मिलियन वर्ष पहले।
30 मिलियन वर्ष पहले जो है वो प्राचीनतम मानव जो है उसका विकास हुआ। मानव जीवन के विकास के क्रम में ऑस्ट्रेलोपेथिकस नामक प्राणी का जन्म सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। एक और ह्यूमन, जैसे अभी पढ़ा ना मैंने, होमिनिड्स नामक ह्यूमन की प्राणी, यानी जो प्राणी है वो कहाँ मिला, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका मिला। ऐसे ही एक और प्राणी था ऑस्ट्रेलोपेथिकस। क्या है? ऑस्ट्रेलोपेथिकस। इस जो ह्यूमन प्राणी है, वो जो प्राणी है वो इसका जो विकास है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। यानी मानव जीवन के विकास के क्रम में, यानी जब शुरू में मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके विकास में जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस नामक प्राणी है उसका जो जन्म हुआ, वो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, है ना। यानी उसके बाद जो है ह्यूमन ने डेवलप्ड होना शुरू किया। ऑस्ट्रेलोपेथिकस एक ऐसा शब्द है जो लैटिन में उत्पन्न हुआ और जिसका मतलब दक्षिणी बंदर रूपी प्राणी से था। मतलब ऑस्ट्रेलोपेथिकस जो शब्द है वो किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? दक्षिणी बंदर। क्या होता है? बंदर की कहते हैं ना, जब मनुष्य से पहले क्या था? बंदर था। वही धीरे धीरे बंदर जो, यानी बंदर जो प्राणी है वो धीरे धीरे उसने अपने दिमाग का यूज़ करके वो अपने 4 पैरों से कितने 2 पैरों पर चलने लगा, है ना। और अपने जो हाथ है उनका यूज़ जो है वो जो कार्य है उनको संपन्न करने में करने लगा, है ना। तो वैसे वैसे जो आज के प्राणी की उत्पत्ति हुई, तो वही जो है वो ऑस्ट्रेलोपेथिकस को पहले क्या कहा जाता था? दक्षिणी बंदर कहा जाता था, है ना। इस प्रजाति में लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं थी और यह प्रजाति लगभग 55 लाख से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व के बीच विकसित हुई। मतलब ये जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस नामक प्राणी है उसमें जो दक्षिणी बंदर नामक जो प्राणी है उसमें दोनों विशेषताएं की थी। कौन कौन सी विशेषताएं? जो बंदर की जो विशेषताएं होती है वो, और प्लस जो मनुष्य की विशेषताएं होती है वो दोनों जो है वो इस प्राणी में मौजूद थी। मतलब जैसे हम चिंपांजी की बात करते हैं तो चिंपांजी को क्या कहा जाता है? जो मनुष्य का सबसे नज़दीकी जो सदस्य है, प्राचीन जो बंदर सदस्य, वो चिंपांजी को माना जाता है ना। तो चिंपांजी कैसे लगता है? जैसे कि एक मनुष्य की, प्राचीन मनुष्य जैसा हो वैसे लगता है कि नहीं लगता है? तो वैसे ही ये जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस था उस प्राणी में बंदर के जो गुण है वो और जो प्राचीन मनुष्य के गुण है वो दोनों ही गुण इसमें पाए जाते थे, राइट। और ये कब की बात है? यानी जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस 55 लाख से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व जो है ये मौजूद थे। इसमें जो आपको ये जो ईयर दे रखे हैं 55 लाख, 15 लाख, 30 लाख वर्ष पूर्व, इसमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है ना। बस आपको थोड़ा सा समझना है कि कितने लाखों वर्ष पहले की ये बातें, है ना। अब ये जो प्राणी है वो 2 पांवों तथा घड़े के आकार के पेट वाले थे। मतलब ये जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस प्राणी थे वो क्या थे? इनके 2 पांव थे। जैसे कि पहले प्राणी क्या से 4 पैर वाले थे, फिर बंदर में अपन ने पढ़ा वो पहले 4 पैर पे चलते थे। फिर जैसे जैसे बंदर का, जैसे अपन ये जो चिंपांजी की बात करते, चिंपांजी अधिकतर कैसे 2 पैरों पर चलता है। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस होते थे वो भी धीरे धीरे कैसे होने लगे? कैसे तरह के प्राणी थे? 2 पैरों वाले प्राणी थे और घड़े के आकार वाला पेट था। उनका पेट कैसा था? घड़े के आकार के समान था, है ना। ऐसा उनका पेट था। जैसे आज भी तुम देखते होंगे जो चिंपांजी है उनका फोटो, तो उनके घड़े के समान जो है उनका पेट होता है ना। तो इसी प्रकार के इस तरह से उनका ऑस्ट्रेलोपेथिकस जो प्राणी है उनका जो शरीर की संरचना है वो थी 2 पैर वाले प्राणी और घड़े के आकार का पेट। इनके मस्तिष्क का आकार लगभग 400 घन सेंटीमीटर था और इनका मस्तिष्क भी क्या था? बड़ा था, है ना। कितना बड़ा था? 400 घन सेंटीमीटर, यानी 400 सेंटीमीटर क्यूब जो इनका जो मस्तिष्क है वो, राइट फ्रेंड्स। तो जो पहला जो महत्वपूर्ण प्राणी था वो कौन सा था? होमो। क्या था? होमो। जिसे क्या है, जो प्राचीन मानव था वो क्या था? होमो कहते थे। होमो होबिलिस। कौन सा? होमो हेबिलिस। जो होमो होबिलिस था वो कहाँ पाया जाता था? वही जो अफ्रीका का भाग है उसके पूर्वी और दक्षिणी भाग में जो है होमो हेबिलिस जो है वो पाए जाते थे, राइट फ्रेंड्स। कितने लाख वर्ष पूर्व? 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व। होमो हेबिलिस का अर्थ है एक सामान्य या थोड़ा कुशल मनुष्य। अब ये जो होमो हेबिलिस मैंने बताया ना, उसका मतलब क्या होता है? एक सामान्य मनुष्य के समान दिखने वाला प्राणी जो थोड़ा सा बुद्धिमान हो एज कंपेयर टू किसके? पुराने जो मानव है, जो पुराने बंदर की प्रजातियां हैं उनसे, है ना।
जो होमो हेबिलिस जो प्राणी था वो थोड़ा सा बुद्धिमान था, है ना। उसके अंग जो थे यानी उसके जो हाथ पैर जो थे थोड़े विकसित थे, है ना। और जो वो थोड़ा सा मनुष्य के समान था, वो थोड़ा कुशल था। कौन? होमो हेबिलिस जो प्राणी है जो अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो होमो हेबिलिस जो है प्राणी जो मनुष्य के समान दिखता था, जो थोड़ा कुशल था, थोड़ा बुद्धिमान था, वो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाया जाता था, राइट। इस पहले वास्तविक मनुष्य ने पत्थर के टुकड़े किए और बाद में उसे औजार की तरह इस्तेमाल करने हेतु धारदार बनाया। मतलब ये जो होमो हेबिलिस नामक प्राणी है जो अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाया जाता था, वो थोड़ा क्या था? कुशल था, है ना। वो थोड़ा सामान्य मनुष्य के समान दिखता था और थोड़ा बुद्धिमान भी था। और इसी मानव ने सबसे पहले जो पत्थर है, किनको? पत्थर को, इन पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को उन्होंने टुकड़ों में तोड़ा और इन टुकड़ों से उन्होंने क्या बनाए? उन टुकड़ों को उन्होंने धारदार बनाकर, कैसा बनाकर? धारदार बनाकर उनसे क्या बनाया? हथियार और औजार बनाए। क्या बनाए? हथियार और औजार जो है वो इन होमो हेबिलिस नामक प्राणियों ने, या इन होमो हेबिलिस नामक जो जो मनुष्य थे, पुराने प्राचीन मनुष्य, उन्होंने सबसे पहले पत्थर से धारदार हथियार और औजार बनाए। यानी धीरे धीरे मनुष्य देखो यानी बुद्धिमान होता जा रहा है ना। फिर धीरे धीरे आज जैसे मनुष्य हम इतने बुद्धिमान और इतने इंटेलिजेंट है, वो एक चरण है। ये तो उस चरण में जो ये है शुरुआती स्टेप है, ये जो शुरुआती स्टेप से, है ना। होमो हेबिलिस की हड्डियां, यानी होमो हेबिलिस की हड्डियों वाली जगह के पास ही पत्थरों के खंडित टुकड़े भी मिलते हैं। यानी अपने को कैसे पता चला कि होमो हेबिलिस नामक जो प्रजाति थी, उन्होंने पत्थर से जो धारदार हथियार बनाए और औजार बनाए? कैसे पता चलता है कि जो होमो हेबिलिस नामक जो प्राणी है उसकी जो हड्डियां अपने को अफ्रीका के जो पूर्वी और दक्षिणी भाग में मिली है, वहाँ पर उन हड्डियों के पास में हमें ऐसे धारदार पत्थर जैसे हथियार और औजार भी मिले हैं। इस चीज़ों से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं या फिर ये अनुमान लगाते हैं कि होमो हेबिलिस जो प्राणी था वो थोड़ा कुशल और थोड़ा बुद्धिमान प्राणी उस समय था। इस प्राणी के मस्तिष्क का आकार 500 से लेकर 700 घन सेंटीमीटर था। देखो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि जो ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो प्राणी था, ये वाला प्राणी है ना, इस प्राणी के जो मस्तिष्क का आकार मैंने कितना बताया था? 400 घन सेंटीमीटर। देखो इसका यानी ये बुद्धिमान तो था, है ना, लेकिन इतना नहीं था जितना बुद्धिमान कौन था? होमो हेबिलिस नामक जो प्राणी था, है ना। जो अब होमो हेबिलिस प्राणी की जो मस्तिष्क का आकार यहाँ पर क्या बताया गया है? 500 से लेकर 700 घन सेंटीमीटर। कितना? 500 से लेकर 700 घन सेंटीमीटर क्यूब जो है वो होमो हेबिलिस नामक जो प्राणी है उसके मस्तिष्क का आकार था। यानी देखो मस्तिष्क का आकार धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है और मनुष्य जैसे क्या होता जा रहा है? बुद्धिमान होता जा रहा है। और वही उसी बुद्धिमत्ता के जरिए या उसी बुद्धिमत्ता से वो मनुष्य क्या कर रहा है? अब पत्थरों के औजार बना रहा है ना, राइट। दूसरी महत्वपूर्ण घटना 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस में पाए जाने की थी। अब देखो एक और तीसरा मानव आ गया है ना, ऑस्ट्रोलोपिथेकस के बाद होमो हेबिलिस आया, अब एक और तीसरा आ गया है होमो इरेक्टस। क्या आ गया है? होमो इरेक्टस। इसको देखो दोस्तों याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझो कि कैसे मानव जो है बुद्धिमान होता जा रहा है धीरे धीरे। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि होमो इरेक्टस क्या था, है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बस ये आपकी समझ को विकसित करेगा कि आज जो मनुष्य हम हैं वो कोई एक दिन के चरण नहीं है, वो लाखों करोड़ों वर्षों का चरण है। उसके बाद आज जैसे मनुष्य हम बुद्धिमान मनुष्य जैसे हम आज विकसित हुए हैं, वो समझाने का यहाँ पर जो लेखक है वो प्रयास कर रहे हैं ना। होमो इरेक्टस का अर्थ है एक तना हुआ और एक निष्कपट प्राणी। अब ये जो प्राणी है उससे थोड़ा और एडवांस है। किससे? होमो सेपियस, राइट। जो होमो सेपियस था वो किससे एडवांस था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से एडवांस था। अब ये होमो इरेक्टस किससे एडवांस है? होमो हेबिलिस से थोड़ा और एडवांस है ना। अब इसकी क्या विशेषता है? इसका जो शरीर था वो कैसा हुआ था? तना हुआ शरीर था। कैसा था? इसका शरीर जो था वो तना हुआ था और निष्कपट प्राणी था। निष्कपट प्राणी मतलब होता है इसमें कोई कपट नहीं था, है ना। ये निष्कपट प्राणी था। ये जो प्राणी था होमो इरेक्टस वो निष्कपट प्राणी था, यानी कि जो पहले प्राणी थे उससे एडवांस से ये
राइट फ्रेंड। जो होमो इरेक्टस जो प्राणी था वो क्या था, उसका शरीर थोड़ा तना हुआ था, है ना, वो निष्कपट प्राणी था, मतलब उसमें कपट नहीं था, है ना, धीरे धीरे वो बुद्धिमान होने लगा। इसकी खोपड़ी काफी मजबूत थी, इसके मस्तिष्क का आकार 800 से 1200 घन सेंटीमीटर था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑस्ट्रोलोपिथेकस था उसके मस्तिष्क का आकार क्या था, 400 घन सेंटीमीटर क्यूब था, है ना। और जो फिर बाद में अपन ने होमो होबिलिस पढ़ा उसके मस्तिष्क का आकार क्या था, 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूब था। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते गए वैसे वैसे क्या आया, होमो इरेक्टस आया। अब देखो होमो इरेक्टस जो है उसका मस्तिष्क थोड़ा और एडवांस है। कैसे एडवांस है, इसके मस्तिष्क का आकार है 800 से लेकर 1200 सेंटीमीटर क्यूब। 1200 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसके मस्तिष्क का आकार है। मतलब जैसे जैसे मस्तिष्क का आकार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मनुष्य क्या होता जा रहा है, बुद्धिमान होता जा रहा है ना। तो ये जो यहाँ पर बताया गया है। राइट दोस्तों, होमो इरेक्टस के साथ नए प्रकार के पत्थर के औजार पाए गए। मतलब ये जो होमो इरेक्टस नामक प्राणी है जो हमने इसमें पढ़ा, इस होमो इरेक्टस नामक प्राणी के जो हमें हड्डियां मिली है अफ्रीका के जो दक्षिणी और पूर्वी भाग में, इस होमो इरेक्टस प्राणी के साथ हमें जो औजार मिले हैं, उन हड्डियों के साथ जो औजार मिले वो उन औजारों से ज़्यादा एडवांस थे, उन औजारों से ज़्यादा परिपक्व औजार थे, उन औजारों से ज़्यादा अच्छे औजार थे, जो औजार होमो होबिलिस नामक जो प्राणी हैं उनकी हड्डियों के साथ मिले हैं। मतलब यूँ कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़े और होमो इरेक्टस नामक प्राणी का जन्म हुआ, उस होमो इरेक्टस नामक प्राणी ने जो औजार बनाए थे वो ज़्यादा तीखे थे, ज़्यादा शार्प थे और ज़्यादा एडवांस थे एज कंपेयर टू प्रीवियस औजार के। राइट फ्रेंड्स, इनमें कुल्हाड़ी सबसे विशिष्ट है। अब देखो जो होमो इरेक्टस ने कौन सा एक औजार बनाया, कुल्हाड़ी। सोचो जो कुल्हाड़ी हम आज भी यूज़ करते हैं, हम अगर गांव में जाते हैं तो वहाँ भी आज कुल्हाड़ी का यूज़ जो है वो खेतों को खोदने के लिए यूज़ किया जाता है। सोचो वैसी कुल्हाड़ी किसने बनाई, होमो इरेक्टस नामक प्राणी, होमो इरेक्टस नामक प्राणी ने बनाई। सोचो आज जो कुल्हाड़ी कितने लाखों वर्ष पहले, हाँ आज जो कुल्हाड़ी है वो थोड़ी एडवांस है, पहले इतनी एडवांस नहीं थी, पहले तो पत्थर से बनाई गई थी, ऐसे पत्थर को ऐसे धार दिया गया था और ऐसे कुल्हाड़ी बना दी। इससे पत्थर को क्या, इससे जमीन को क्या करते थे, खोदते थे, है ना। अब ये भी बहुत बड़ी बात है कि वैज्ञानिकों को ये समझना कि ये कुल्हाड़ी है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस लोगों ने आग बनाने और इस्तेमाल करने की पद्धति का पता लगा दिया। अब ये इतने बुद्धिमान हो गए होमो इरेक्टस कि उन्होंने आग का भी आविष्कार कर दिया। राइट, है ना, उन्होंने आग का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आग में जो भोजन है, जो उनका जो शिकार करते थे, उन शिकारों को पकाकर खाना भी इन्होंने होमो इरेक्टस नामक प्राणी ने स्टार्ट कर दिया। देखो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमने शुरुआत कब कहाँ से की थी, ऑस्ट्रोपैथिकस से, फिर होमो हॉबिलिस पर आए और होमो इरेक्टस पर आए। अब जैसे जैसे इन होमो इरेक्टस नामक प्राणी ने आग बनाने का जो आग है उसको विकसित कर दिया, जिस कारण से वे ठंडे मौसम में गर्म रह सके और जंगली जानवरों को सुरक्षित भी रख सके। अब इस आग जलाने का जब उन्होंने आविष्कार कर दिया, उससे क्या हुआ, ठंड के मौसम में भी वे अपने आप को जीवित रख सकते थे और जो शिकार होता था उसको भी लंबे समय तक वे पकाकर सुरक्षित रख सकते थे। होमो हेबिलिस, अपन ने पढ़ा ना होमो हेबिलिस, ये वाला। होमो होबिलिस के विपरीत होमो इरेक्टस ने लंबी दूरी की यात्रा की। उनके अवशेष न केवल अफ्रीका बल्कि चीन, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। मतलब ये जो होमो हेबिलिस नामक प्राणी थे वो इतने एडवांस नहीं थे, इतने एडवांस नहीं थे तो ये लंबी लंबी यात्राएं भी नहीं करते थे, है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसे साधनों का विकास नहीं किया था, है ना। तो जो होमो इरेक्टस जो थे वो होमो हेबिलिस से थोड़े एडवांस थे। उन्होंने तो आग का आविष्कार भी कर लिया था, है ना, ठंड के मौसम में जो उन्हें ये जो आग है उन्हें बचाए रखती थी, है ना। तो होमो इरेक्टस नामक जो प्राणी थे वो इतने एडवांस थे कि वो लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे। क्या करते थे, लंबी लंबी यात्राएं करते थे, है ना। ये जो होमो होबिलिस नामक प्राणी है उनके अवशेष तो केवल आपको अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी भाग में मिलेंगे, लेकिन अगर आप होमो इरेक्टस के प्राणी के जो अवशेष आप देखोगे, इनकी हड्डियों के जो अवशेष आपको मिलेंगे वो न केवल अफ्रीका में बल्कि आपको चीन में भी मिलेंगे, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, मतलब जो है ना, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता जो देश है वहाँ पर भी आपको इन होमो इरेक्टस नामक प्राणी के अवशेष
मिलेंगे। मतलब ये जो प्रमाण है ये हमें बताते हैं कि जो होमो इरेक्टस नामक प्राणी है वो लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे, राइट। क्यों यात्रा कर सकते थे? क्योंकि उन्होंने आग का आविष्कार कर दिया था। जब वो चीन में जो ठंड का मौसम होता था उस समय उन ठंड के मौसम से भी वो आग से अपनी जो सुरक्षा कर पाते थे और लंबी लंबी यात्राएं कर पाते थे, राइट। तीसरी घटना होमो सेपियंस का उदय था। अब चौथा एक और प्राणी आया है, इससे थोड़ा और एडवांस होमो इरेक्टस से, वो है होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, जिसे हम आज के जो मानव, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस ही तो है। तो ये जो शायद हो सकता है ये अंतिम चरण हो, है ना। होमो सेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, होमो सेपियंस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति। अब ये जो व्यक्ति था, यानी होमो सेपियंस जो प्राणी था, वो जो था वो क्या था? ज़्यादा बुद्धिमान था। किसके कंपेयर में ज़्यादा बुद्धिमान था? होमो इरेक्टस के कंपेयर में थोड़ा और बुद्धिमान था होमो सेपियंस, इसीलिए इसे कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस से विकसित हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो होमो सेपियंस के बारे में है वो है आज जो मनुष्य है, आज जो मनुष्य प्राणी है वो किसके पूर्वज है? मतलब जो उनके पूर्वज कौन है? यानी आज जो मनुष्य हैं उनके पूर्वज कौन है? होमो सेपियंस है। कौन है? होमो सेपियंस। यानी ये अंतिम चरण है। आज के जो मनुष्य जो आज पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो जो है वो होमो सेपियंस जो प्राणी है उसी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, या फिर उन्हीं से कहीं ना कहीं क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं, राइट। ये जो क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति है। यह निएंडर मनुष्य जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? निएंडर थल मनुष्य जैसा दिखता है, जो करीब 230 से लेकर 30,000 वर्ष पहले पश्चिमी जर्मनी में पाए गए। मतलब जो होमो सेपियंस जो था वो पश्चिमी जर्मनी में पाए जाते थे, या उसके आसपास इनके अवशेष और इनकी हड्डियां जो अपने को मिलती है। इसका शरीर और सिर बहुत छोटा था, लेकिन इसका मस्तिष्क 1200 से लेकर 1800 घन सेंटीमीटर मापा गया है। मतलब जो होमो सेपियंस जो नामक प्राणी था उनका शरीर क्या था? शरीर तो छोटा था। जैसे अपन चिंपांजी का शरीर देखते हैं कितना बड़ा होता है ना, तो चिंपांजी का शरीर जैसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो होमो सेपियंस है उनका शरीर कैसा था? छोटा था। लेकिन एक चीज़ बड़ी थी, क्या? मस्तिष्क। जो मस्तिष्क था वो क्या था? इन होमो सेपियंस का बड़ा था एज कम्पेयर टू जो पहले वाले जो प्राणी थे उनसे। कौन से वाले पहले वाले प्राणी? होमो इरेक्टस से। जैसे अभी पढ़ा ना मैंने, अभी बढ़ाया ना मैंने कि जो होमो सेपियंस के मस्तिष्क का आकार क्या था? 1800 से लेकर 1200 घन सेंटीमीटर। होमो होबिलिस के मस्तिष्क का आकार क्या था? 500 से लेकर 700 घन सेंटीमीटर, है ना, इससे थोड़ा छोटा। और ऑस्ट्रोलोपेथिकस का आकार क्या था मस्तिष्क का? सबसे छोटा, 400 घन सेंटीमीटर। देखो इसका 400 घन सेंटीमीटर, इसका 500 से 700 घन सेंटीमीटर, इसका 800 से 1200 घन सेंटीमीटर। अब होमो सेपियंस का जो प्राणी है उसके मस्तिष्क का आकार क्या होगा? इससे भी बड़ा। कितना? 1200 से लेकर 1800 घन सेंटीमीटर। 1200 से लेकर 1800 सेंटीमीटर क्यूब जो है आकार है होमो सेपियंस प्राणी के मस्तिष्क का आकार। लेकिन शरीर का आकार क्या है? छोटा है। शरीर तो छोटा हो गया और मस्तिष्क जो है वो बड़ा हो गया। माने मनुष्य जो धीरे धीरे और क्या होने लगा? बुद्धिमान होने लगा। और उसी बुद्धिमत्ता के बल पर उसने जो प्रकृति के साधन है, जो पत्थर है, उनसे और बड़े बड़े और अच्छे अच्छे हथियार बनाए और औजार उन्होंने बनाए, राइट। यह प्रजाति संभवतः यूरोप में विकसित हुई, लेकिन निएंडरथल पूर्वी हिस्सों के नज़दीक और पुरानी दुनिया के अन्य जगहों पर भी पाए गए। यानी कि जो होमो सेपियंस नामक प्राणी है वो कहाँ पर विकसित हुई? यूरोप में विकसित हुई। यहाँ पर विकसित हुई यूरोप में। जैसे कि अपन कहते हैं ना, अभी बताया था मैंने, इससे पहले वाली जो होमो इरेक्टस है ना, जो होमो इरेक्टस के अलावा जो होमो होबिलिस है, जो ऑस्ट्रोलोपेथिकस है, ये कहाँ पर पाए जाते थे? अफ्रीका में पाए जाते थे। लेकिन जो होमो सेपियंस नामक जो प्रजाति है वो यूरोप में विकसित हुई, और यूरोप से वो दूसरे देशों में धीरे धीरे पलायन करके दूसरे देशों में पहुंची, और दूसरे देशों में भी ये पाई जाती है, राइट। क्योंकि अपन ने पढ़ा था ये धीरे धीरे क्या करने लगे? यात्रा करने लगे। कौन? होमो इरेक्टस। और होमो सेपियंस तो और भी ज़्यादा यात्राएं जो है वो करने लगे। क्यों? क्योंकि इनके पास धीरे धीरे औजार अच्छे विकसित होने लगे। आग का आविष्कार भी हो चुका था, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार भी हो जाएगा, है ना। तो इस कारण से ये जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे दूसरे देशों में या फिर दूसरी जगहों पर भी
विचरण करने लगी और पलायन करने लगी, राइट। पूर्ण विकसित आधुनिक मानव कहे जाने वाले होमो सेपियंस सेपियंस लगभग पूर्ण विकसित आधुनिक मानव, मतलब आज के जो मानव है ना, जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव का तात्पर्य क्या है, जो आज हम मनुष्य हैं ना, आज के जो मानव है, आधुनिक मानव जो है, उनका विकास कब हुआ है, उसका विकास हुआ है 1,15,000 वर्ष पूर्व। कितना वर्ष पूर्व? 1,15,000 वर्ष पूर्व जो है वो आज के जो आधुनिक मानव है वो होमो सेपियंस सेपियंस से जो है वो विकसित हुए हैं, राइट। तो पूर्ण विकसित आधुनिक मानव कहे जाने वाले होमो सेपियंस सेपियंस क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस लगभग 1,15,000 वर्ष पूर्व दक्षिणी अफ्रीका में पाषाण युग के आखिरी काल में पाए गए। यानी कि जो आज के जो मानव, आधुनिक मानव है, उनका विकास किससे हुआ? होमो सेपियंस सेपियंस से हुआ। और ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते थे या पाए जाते हैं, उनके जो अवशेष है वो, जिसे अपर पूरा पाषाण युग कहा जाता है। अब ये जो समय है वो किसका समय है? पूरा पाषाण का। किसका? ये अपन आगे पढ़ेंगे पाषाण युग क्या होता है वो सब कुछ। तो ये जो समय है वो पूरा पाषाण काल का या पूरा पाषाण युग का जो है वो समय है। अन्य होमिनिड प्रजातियों की तुलना में इनका माथा बड़ा और मस्तिष्क और हड्डियां जो है पतली है। मतलब जो होमो सेपियंस सेपियंस जो आधुनिक मानव है, क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस जो आधुनिक मानव है, उनकी विशेषता क्या है? शारीरिक विशेषता, हड्डियां जो है वो क्या है? थोड़ी पतली है। और मस्तिष्क क्या है? थोड़ा बड़ा है। जो मस्तिष्क है वो क्या है? थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू प्रीवियस मानव के। आधुनिक मानव ने मूल रूप से विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न पत्थर के औजार बनाए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह बोलने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम थे या नहीं। मतलब जो आधुनिक मानव होमो सेपियंस सेपियंस है, उन्होंने जो पत्थर है उनको और एडवांस तरीके से औजारों के रूप में विकसित किया। मतलब उन्होंने और अच्छे एडवांस और एडवांस जो हैं वो औजार बनाए। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो होमो सेपियंस सेपियंस नामक जो आधुनिक मानव है, जो आधुनिक प्राणी है, वो उन्होंने या फिर वो बोलना जानते थे या फिर नहीं। मतलब वो कम्युनिकेट कैसे करते थे, ये हमें आज तक प्रमाण इनके नहीं मिले हैं। हाल तक यह माना जाता था या सोचा जाता था कि भाषा ईसा पूर्व 35,000 साल के आसपास उत्पन्न हुई है, लेकिन अब यह तिथि 50,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। क्या कहना चाहते हैं लेखक? कि अब तक ऐसा माना जाता था कि जो भाषा का विकास है वो 35,000 ईसा पूर्व हुआ होगा, लेकिन अब मानव मानते हैं, अब आधुनिक जो पुरातत्वविद है वो मानते हैं कि नहीं, भाषा का विकास 35,000 ईसा पूर्व से भी पहले का, मतलब 50,000 ईसा पूर्व से आसपास जो है वो हो चुका था, है ना। हालांकि होमो सेपियंस सेपियंस ने 1200 से लेकर 2000 घन सेंटीमीटर तक एक बड़ा गोल मस्तिष्क था। अब देखो, अब ये होमो सेपियंस सेपियंस जो आधुनिक मानव है, उनके मस्तिष्क का आकार और बड़ा था। मतलब 1200 से लेकर 1800 घन सेंटीमीटर से भी बड़ा। कितना? 2000 घन सेंटीमीटर तक, 2000 घन सेंटीमीटर तक, यानी 2000 सेंटीमीटर क्यूब तक के जो है मस्तिष्क का आकार था होमो सेपियंस सेपियंस नामक आधुनिक मानव का। मतलब अब मस्तिष्क जो है और बड़ा हो चुका है, मनुष्य और बुद्धिमान हो चुका है। अब मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर जो हथियार है उनको और एडवांस, और औजार जो है वो और एडवांस उन्हें बनाने लगा है। इसने आधुनिक मानव को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया और उसे पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम बनाया। मतलब जो होमो सेपियंस सेपियंस नामक जो आधुनिक प्राणी है, उसने प्रकृति को इस तरह से ढाला कि वो उनके अनुकूल जो है वो बनाया जा सके। यानी होमो सेपियंस सेपियंस नामक प्राणी ने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर प्रकृति को अपने अनुकूल ढाला। मतलब इन्होंने अपने हथियारों और औजारों की मदद से इस पृथ्वी को, इस धरती को अपने रहने लायक स्थान के रूप में परिवर्तन किया और इस धरती को अपने आवश्यकता के अनुरूप जो है वो बदला, इस होमो सेपियंस सेपियंस नामक आधुनिक प्राणी ने, राइट।
तो ये जो है वो पहला बिंदु अपना फिनिश होता है इस चैप्टर का, जो है मानव के अफ्रीकी पूर्वज के बारे में, जिसमें बताया गया सिंपल सा बिंदु है कि इसमें कैसे मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ, कैसे ऑस्ट्रोलोपिथेकस से वो होमो हैबिलिस बने, होमो हैबिलिस से लेकर फिर वो होमो इरेक्टस बने, होमो इरेक्टस से वो फिर बने होमो सेपियंस, और होमो सेपियंस से बने होमो सेपियंस सेपियंस। तो इन चीज़ों के बारे में हमने इसमें पढ़ा, और कैसे जो चीज़ें हैं वो जो हैं वो इनमें अंतर बताती है कि कैसे जो है वो ऑस्ट्रोपैथिकस, होमो हॉबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस आपस में जो थे कैसे भिन्न थे, वो जो है हमने इसमें पढ़ा, और उनके अवशेष कहाँ कहाँ पर मौजूद थे वो हमने इसमें पढ़ा। अब इसका जो आगे वाला टॉपिक यानी पॉइंट नंबर 2 है वो है भारत के, किसके, भारत के। अभी तक तो हमने विश्व स्तर की बात की, अब हम बात करेंगे भारत के। अभी तक हमने किसकी बात की, अफ्रीका की बात की, यूरोप की बात की, है ना, दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात की। अब अपन पर्टिकुलरली भारत की बात करेंगे। जो भारत के प्रारंभिक मानव है उसकी, भारत के जो प्रारंभिक मानव है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, राइट। इस उपमहाद्वीप में मानव विकास से संबंधित कुछ एक जीवाश्म पाए गए। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप जो है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है वहाँ पर मानव के विकास के जो है उसके जीवाश्म जो हैं वो इतनी मात्रा में नहीं पाए गए हैं जितने अफ्रीका में, जितने यूरोप में, जितने दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए गए हैं, है ना। हालांकि कुछ प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म भारत और पाकिस्तान तक फैली शिवालिक की पहाड़ियों में पाए गए हैं। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रारंभिक मानव पाए जाते थे उनके जीवाश्म जो है इतनी मात्रा में नहीं पाए गए हैं जितने दूसरे देशों में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी अपने भारत में जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था और जो शिवालिक का जो क्षेत्र था, अपन पढ़ेंगे जो हिमालय पर्वत है उसको भी बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है। उस भाग में एक शिवालिक पर्वत श्रेणी भी आती है, जो सबसे निचला वाला जो भाग है हिमालय का उसे शिवालिक श्रेणी कहते हैं। तो उस शिवालिक श्रेणी में जो मानव के जीवाश्म है वो पाए गए हैं भारत में। क्या पाए गए हैं जीवाश्म में, उनकी खोपड़ियाँ पाई गई। उन्हीं खोपड़ियों का अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो मानव कौन से थे। ये खोपड़ियाँ पोतवर पठार और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बलुआ पत्थर पर पाई गई है। मतलब ये जो जीवाश्म है, खोपड़ियों के जीवाश्म, वो अपने को कहाँ मिले हैं, पोतवर पठार और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। जो भारत का, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग है, मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है, ये वाला जो भाग है उसमें ये जो भाग है उसमें ये जो जीवाश्म है वो पाए गए हैं। इन खोपड़ियों को राम पितिकस और शिव पितिकस कहा गया है। मतलब ये जो जीवाश्म अपने भारत में पाए गए हैं, ये जो खोपड़ियाँ अपने भारत में पाए गए हैं, उनको दो नामों से इन्होंने पुकारा है। एक तो है राम पिथिकस, एक है राम पिथिकस और एक है शिव पिथिकस। क्या है, शिव पिथिकस। एक है राम पिथिकस और एक है शिव पिथिकस, राइट। ऐसा माना जाता है कि इनमें होमिनिड की विशेषताएं हैं। होमिनिड मतलब हमने पढ़ा ना पहले ही, होमिनिड्स मतलब मानव, ऑस्ट्रोपैथिकस से पहले पढ़ा था होमिनिड्स। तो ये जो खोपड़ियाँ अपने को, ये जो अवशेष अपने को, ये जो जीवाश्म अपने को मिले हैं, उनमें कौन सी विशेषताएं हैं, होमिनिड विशेषताएं। होमिनिड मतलब जो मानव की विशेषता है, जो प्राचीन मानव थे, यानी जो प्राचीन मानव जो पाए जाते थे वैसी विशेषता जो है इनमें मौजूद है, इन खोपड़ियों में, राइट। हालांकि वे लंगूर जैसे जीव को ही प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जो होमिनिड है, जो राम पितिकस और शिव पितिकस के जो जीवाश्म मिले हैं वो किसके समान है, जो लंगूर होते हैं आज, है ना, उन लंगूरों के समान ये जो मानव है वो दिखते हैं, यहाँ पर प्रतीत होते हैं। मतलब उनकी जो संरचना है वो लंगूर के समान है। किसके समान है, लंगूर के समान है, राइट फ्रेंड्स। राम पितिकस महिला थी लेकिन दोनों एक ही समूह के थे। मतलब ये जो राम पितिकस की जो खोपड़ी के जो अवशेष मिले हैं वो बताया गया है कि वो महिला की खोपड़ी थी। किसकी खोपड़ी थी, यानी ऐसे जो जीवाश्म
का जो अध्ययन करते हैं ना, वो उन्होंने बताया कि जो राम पितिकस है वो एक महिला की खोपड़ी थी। किसकी खोपड़ी थी? महिला की खोपड़ी थी। इस समूह से जुड़े हुए इनके पूर्वज प्रतिनिधि मिस्र में 10 मिलियन या 1 करोड़ वर्ष पहले पाए गए हैं। मतलब जो राम पितिकस और शिव पितिकस से जुड़े हुए जो पूर्वज है, उनके अवशेष अपने को जो मिस्र, अफ्रीका का जो देश है उत्तर में मिस्र, वहाँ पर भी इनके जैसे जीवाश्म जो है वो पाए गए हैं। कितने करोड़ वर्ष पहले? 10 मिलियन से लेकर 1 करोड़ वर्ष पहले। यह राम पितिकस और शिव पितिकस के काल निर्धारण का एक आधार हो सकता है, लेकिन इन खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। मतलब जो राम पितिकस और शिव पितिकस के जो जीवाश्म हैं, वो ऐसा बताया जाता है कि ये 22 लाख वर्ष पूर्व के हैं। कितने? 22 लाख वर्ष पूर्व के जो राम पितिकस और शिव पितिकस के जो जीवाश्म हैं वो पुराने हैं। और ये जो तिथि है उन्होंने कैसे निर्धारित की है? ये सेम टू सेम जो राम पितिकस और शिव पितिकस के जो जीवाश्म हैं, सेम टू सेम जीवाश्म अपने को मिस्र में भी मिले। कहाँ मिले हैं? मिस्र में भी मिले हैं। और जो मिस्र में जो पाए गए जीवाश्म हैं वो 10 मिलियन से लेकर 1 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हैं। इसी तिथि से हम इन दोनों तिथियों को मैच कर सकते हैं। किसी रूप में इससे यह पता नहीं चलता है कि यह प्रजाति उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में कैसे फैली। मतलब अपने को ये नहीं पता है कि ये जो प्रजातियां हैं उस समय जो पाई जाती थी वो उपमहाद्वीप के दूसरे हिस्सों में कैसे फैली। ऐसा प्रतीत होता है कि उपमहाद्वीप में शिवालिक श्रेणी के होमिनिड का विकास रुक गया और अंततः यह प्रजाति विलुप्त हो गई। मतलब अभी मैंने बताया ना, ये जो जीवाश्म कहाँ मिले हैं? ये जीवाश्म मिले हैं पाकिस्तान। और शिवालिक की जो श्रेणी है, जो हिमालय में जो शिवालिक की श्रेणी है, वहाँ पर जो है ये प्राचीन मानव के जो ये राम पितिकस और शिव पितिकस है उसके जीवाश्म मिले हैं। लेकिन बाद में जो ये जीवाश्म हैं वो भारत के दूसरे हिस्सों में नहीं मिले हैं। इससे ये अनुमान लगाते हैं वैज्ञानिक कि ये जो राम पितिकस और शिव पितिकस के जो प्राणी थे वो धीरे धीरे क्या हो गए थे? लुप्त हो गए थे। क्या हो गए थे? लुप्त हो गए थे। फिर भी सन 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के हथनोरा के नर्मदा की मध्य घाटी में लगभग पूर्ण होमिनिड खोपड़ी की खोज की गई। लेकिन बाद में लाखों वर्ष बाद जो 1982 में 1982 में वैज्ञानिकों को मध्य प्रदेश एमपी में जो एक जगह है, कौन सी? हथनोरा में। कौन सी? हथनोरा। हथनोरा जो नर्मदा नदी के घाटी, जो नर्मदा नदी है ना, उस नर्मदा नदी की घाटी में उन वैज्ञानिकों को किसके प्रमाण मिले हैं? जो होमिनिड का जो खोपड़ी है उसके प्रमाण 1982 ईस्वी में उनको फिर से प्राप्त हुए हैं। इस जीवाश्म की खोपड़ी को होमो इरेक्टस तथा निष्कपट मानव कहा जाता था, लेकिन अब इसे प्राचीन होमो सेपियंस के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी कि जब 1982 में जब वैज्ञानिकों को मध्य प्रदेश के हथनोरा में जो नर्मदा नदी की घाटी है वहाँ पर जब ये प्रमाण मिले, जब ये खोपड़ी के जीवाश्म मिले, तब उन वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये जो जीवाश्म किसके हैं? होमोनिड, जो होमिनिड है उस प्राणी के जीवाश्म है। लेकिन बाद में अध्ययन करने से पता चला कि ये होमोनिड के प्राणी के जो जीवाश्म है वो नहीं है। ये किसके हैं? होमो इरेक्टस है ना, होमो इरेक्टस। यानी उन्हें जब शुरू में जब इसका अध्ययन किया तब उन्होंने सोचा कि ये जो प्राणी हैं वो होमो इरेक्टस प्राणी के जीवाश्म है। लेकिन बाद में जब उन्होंने अध्ययन किया तब उन्होंने पाया कि ये जो है वो होमो इरेक्टस नहीं, ये जो है वो किसके जीवाश्म है? जो आधुनिक मानव है, होमो सेपियंस। किसके? जो बुद्धिमान प्राणी है, होमो सेपियंस, उसके प्रमाण है, यानी उसके जीवाश्म है होमो सेपियंस। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि भारत में नर्मदा नदी की घाटी में भी उनको होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव था उसके जीवाश्म उनको मिले हैं। राइट? यानी जो नवीन मानव था, जो आधुनिक मानव था, उसके जीवाश्म के प्रमाण भी नर्मदा नदी की घाटी में मिले हैं। राइट? अब तक इस उपमहाद्वीप में होमो सेपियंस के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं। हालांकि होमो सेपियंस नामक एक पूर्ण आधुनिक मनुष्य का अवशेष श्रीलंका में मिला है। मतलब जो श्रीलंका का जो देश है वहाँ पर भी जो वैज्ञानिक है उन्हें कौन से प्रमाण मिले हैं? होमो सेपियंस नामक जो प्राणी था उसके प्रमाण जो है उन्हें श्रीलंका में भी मिले हैं। मतलब देखो कहाँ भारत के उत्तर और पश्चिम में जो प्रमाण मिले वो अब नर्मदा नदी की घाटी में भी मिले हैं, अब श्रीलंका में भी मिलने लगे हैं ना।
तो इससे ये बताता है कि जो होमो सेपियंस नामक जो आधुनिक मानव था वो लंबी लंबी यात्राएं करता था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था और वो बुद्धिमान भी था। तो उसके प्रमाण जो अपने को श्रीलंका के देश से भी मिले हैं। इस जगह को फाइयान कहा जाता है और इसके आसपास पाए गए जीवाश्म 34,000 वर्ष पुराने हैं। मतलब जो श्रीलंका में जो जीवाश्म मिले हैं वो 34,000 वर्ष पुराने हैं। यह शिकार करने वाला और घुमंतु जीवन वाला था जिसे श्रीलंका में उत्तर नवयुग और पूर्व नवयुग अभिनव युग में पाया जाता है। मतलब ये जो श्रीलंका में जो जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं ना, वो जो मनुष्य था, वो जो प्राणी था, वो शिकार करता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करता था। मतलब घुमंतु जीवन का जीवन जीता था। भारतीय उपमहाद्वीप में फाइयान गुफा सबसे प्राचीनतम है और अपर पाषाण युगीन स्थल है। पाषाण युग और अपर पाषाण युग क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। पाषाण युग का मतलब होता है ऐसा युग जिसमें लोगों के द्वारा जो औजार बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? पत्थर के बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? पत्थर के बनाए जाते थे। उसे कहते हैं पाषाण युग। यहाँ पाए गए अवशेष लगभग 31,000 वर्ष पुराने हैं। आधुनिक मनुष्यों को 34,000 वर्ष पुराना माना जाता है। सभी अध्ययनों के उपरांत ऐसा लगता है कि प्राचीनतम आधुनिक मानव करीब 50,000 वर्ष पहले तटीय प्रवास के कारण अफ्रीका से दक्षिण होते हुए भारत पहुंचे और वे उत्तर से नहीं आए थे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भारत में जो होमो सेपियंस नामक मानव हैं वो अफ्रीका से जो है वो भारत में कैसे पहुंचे, यहाँ पर ये बताया गया है कि वो अफ्रीका के तट होते हुए भारत में पहुंचे और वो भारत में उत्तर से नहीं आए थे। कहाँ से आए थे? ये जो अफ्रीका है वहाँ से ये भारत में श्रीलंका के में जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग है यहाँ पर नर्मदा नदी की घाटी में है ना, श्रीलंका में, यहाँ पर ये मानव जो आधुनिक मानव है होमो सेपियंस ये जो है 50,000 वर्ष पहले भारत के तटीय भागों में पहुंचा था। राइट। तो इस जो बिंदु है हमने पढ़ा कि कैसे भारत में जो है वो प्राचीन मानव के अवशेष जो है वो मिले हैं, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, राम पितिकस और शिव पितिकस। इन दो नाम दिया गया है। जो मानव के जो अवशेष मिले हैं ना भारत में उनको नाम दिया गया राम पितिकस और शिव पितिकस। राइट। तो भारत में कहाँ कहाँ पर जो प्राचीनतम जो मनुष्य हैं उनके जो अवशेष मिले हैं वो किन किन जगहों पर मिले हैं, ये हमने इस बिंदु में अध्ययन किया। राइट। ओके दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको ये समझना है कि जो आज का मानव है वो कैसे विकसित हुआ। इस चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत समझाया गया है। राइट। इसमें ज़्यादा गहरा भी जानने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको थोड़ा थोड़ा समझना है कि कैसे आज के मानव की उत्पत्ति लाखों करोड़ों वर्ष से लेकर आज तक हुई है। राइट दोस्तों। इसके जो अगला वाला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।